दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा मुख्यालय पर मना ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत। कहा, विकासवाद, सुशासन, सच्चे सामाजिक न्याय की जीत। विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक राजनीति और परिवारवाद की हुई हार। महाराष्ट्र में महायुति की आंधी में उड़ी अगाड़ी। 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता बरकरार। लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। झारखंड में महागठबंधन की सत्ता बरकरार। हेमंत सोरेन की अगुवाई में निर्णायक बहुमत के साथ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जीत। हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता के प्रति जताया आभार। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक हैं तो सेफ हैं के संदेश पर लगाई मुहर। उपचुनाव में एनडीए ने झटकी 9 में से 7 सीटें। सपा को लगा करारा झटका। परंपरागत सीटों को बचाने में रही नाकाम। पर्थ टेस्ट में भारत ने कसा शिकंजा। यशस्वी जायसवाल शतक के करीब। केएल राहुल ने भी जमाया रंग। 218 रनों की हुई बढ़त। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत का जश्न नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनका दिल खोलकर अभिनंदन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। पीएम ने शानदार नतीजों के लिए जनता का आभार जताया। पीएम ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद की विजय और परिवारवाद की पराजय बताया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। और वहीं पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। चुनाव में कांग्रेस के ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चल पाया। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र ने एक हैं तो सेफ हैं का संदेश दिया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी,
एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे, वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जीवन का मंत्र है, हमें सेवक बनकर देश के हर नागरिक की सेवा करनी है। एनडीए की विजय को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और बाबा साहब के संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का ही उदाहरण है। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। और वहीं पीएम ने कहा कि कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद आज देश के लिए चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम का संदेश साफ है कि देश में केवल बाबा साहब का ही संविधान चलेगा। जो भी
सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया, ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की सुनामी में अघाड़ी की नैया डूब गई। एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। वहीं लगभग 90% स्ट्राइक रेट के साथ भाजपा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक रहा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होते ही ये तो स्पष्ट होने लगा था कि महायुति की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन ये जीत इतनी प्रचंड होगी इसका अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, एनडीए की विजय उतनी ही विराट होती गई और महाजीत में तब्दील हो गई। राज्य के सभी हिस्सों में महायुति की इस सुनामी में इंडी अघाड़ी धूल की तरह उड़ गई। जहां एक ओर महायुति के तीनों प्रमुख दल शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, वहीं इंडी अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल भयंकर पराजय से दो चार हुए। महायुति ने इस जनादेश को सुशासन पर जनता की मुहर बताते हुए राज्य के विकास को और तेज करने का आश्वासन दिया। जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। महायुति का विजय रथ कितनी शानदार गति से विधानसभा पहुंचा, इसकी बानगी सदस्य दलों के स्ट्राइक रेट से साफ तौर पर मिलती है। इस चुनाव में भाजपा 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसका स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा। हाल फिलहाल के किसी भी चुनाव में ये सबसे बड़े आंकड़ों में से एक है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 81 सीटों पर लड़कर 65% से अधिक स्ट्राइक रेट और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर मैदान में थी। नतीजों में उसका स्ट्राइक रेट भी 65% से अधिक रहा। उधर इंडी अघाड़ी स्ट्राइक रेट के मामले में भी फिसड्डी साबित हुई, जहां एक ओर कांग्रेस 100 से अधिक सीटें लड़ने के बावजूद 20% से कम स्ट्राइक रेट बना पाई, वहीं शरद पवार की एनसीपी ने तो 10% स्ट्राइक रेट को मुश्किल से पार किया। शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट भी 20% से आगे नहीं निकल पाया। महायुति ने इंडी अघाड़ी की इस पराजय पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। जहां एक और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडी अघाड़ी खींचतान और नकारात्मक राजनीति में लगी रही, वहीं महायुति अपने कामकाज, वंचितों के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के ठोस एजेंडे के साथ मैदान में डटी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार ने एनडीए के जन कल्याणकारी एजेंडे को जन जन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा किया। यही वजह है कि पीएम ने जिन जिलों में रैलियां की, उनमें महायुति को और भी बड़ी जीत मिली।
डबल इंजन सरकार पर जनता ने फिर विश्वास किया है और उसकी झोली प्रचंड जनादेश से भर दी है। अब बारी एनडीए सरकार की है कि वो अपने एजेंडे को कितनी जल्दी और दक्षता के साथ जमीन पर उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी यात्रा शुरू करने वाले देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति के जटिल परिदृश्य को लचीलेपन और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के मिश्रण के साथ आगे बढ़ाया। उनके करियर की दिशा, जिसने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने से पहले नागपुर का सबसे युवा मेयर बनते देखा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत का सबसे बड़ा श्रेय देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। ये वो लाइनें हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने साल 2019 में कही थी। उनकी ये बात महाराष्ट्र विधानसभा के ताजा नतीजों ने साबित भी कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस प्रदेश में महायुति की प्रचंड जीत में एक बार फिर करिश्माई चेहरा बनकर उभरे हैं। देखा जाए तो फडणवीस का राजनीतिक सफर असाधारण रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रख दिया था। 1989 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। वहीं 22 वर्ष की आयु में वे नागपुर नगर निगम में पार्षद बने और 1997 में महज 27 वर्ष की आयु में सबसे युवा महापौर बने। फडणवीस ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1999 में लड़ा और जीत भी हासिल की। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में फडणवीस 31 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। फडणवीस पिछले 5 दशकों में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रखते हैं तथा महाराष्ट्र के इतिहास में केवल दूसरे मुख्यमंत्री हैं। अपने पहले मुख्यमंत्री कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने कई ऐतिहासिक पहलों की शुरुआत की थी। फडणवीस ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने की घोषणा की। इसी तरह आम आदमी की शिकायतों को दूर करने के लिए आपले सरकार शुरू किया। इसके अलावा फडणवीस ने 2015 को मुंबई नेक्स्ट लॉन्च किया, जबकि महाराष्ट्र अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का उद्घाटन भी किया। वहीं साइबर प्रयोगशालाओं और ग्राम डिजिटलीकरण का भी शुभारंभ किया। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना की घोषणा की, जिसके तहत ऋण माफी से राज्य के 89 लाख किसानों को राहत मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में फडणवीस ने कूटनीतिक और राजनीतिक सूझबूझ से तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाया। शिवसेना के इनकार के बाद फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ वैकल्पिक गठबंधन की तलाश की। हालांकि ये सरकार अल्पकालिक थी, जो केवल 72 घंटे बाद गिर गई। इसके बाद फडणवीस ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की भी भूमिका निभाई। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भीतर विद्रोह के बाद फडणवीस को भाजपा नेतृत्व द्वारा शिंदे के अधीन उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में लौटने का निर्देश दिया गया। फडणवीस ने पार्टी नेतृत्व के प्रति अपने निष्ठा का संकेत देते हुए उप मुख्यमंत्री की भूमिका स्वीकार कर ली। इन चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की रणनीति ने महायुति की सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया है। चुनाव प्रचार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने जहां विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा, वहीं आक्रामक हिंदुत्व के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया। उन्होंने वोटर से वोट जिहाद का जवाब धार्मिक रण से देने की अपील की। इसके अलावा सीट शेयरिंग में फडणवीस ने सहयोगियों के साथ समन्वय में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह है कि पीएम मोदी के शासनकाल में देवेंद्र फडणवीस भाजपा के पहले नेता हैं जिन्होंने पार्टी को एक राज्य में लगातार 3 जीत दिलाई है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा की अगली पीढ़ी के लिए शीर्ष नेता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत का परचम लहरा दिया है। इंडी गठबंधन ने चुनाव में लगभग 2/3 सीटों पर जीत हासिल की है।
झारखंड की राजनीति में तमाम उठापटक के बीच इंडी गठबंधन एक बार फिर से सरकार में वापसी कर रहा है। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों वाले गठबंधन ने 81 सीटों वाली विधानसभा में लगभग 2/3 सीटों पर जीत हासिल की। नतीजों में झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गठबंधन की इस बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मतदाताओं का आभार जताया। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं झारखंड के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेंगे। मैं झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को भी राज्य में उनके प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना को इस चुनाव का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। झारखंड में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। उन्होंने कहा कि हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने और छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की लड़ाई लड़ी। शर्मा ने कहा कि हमें विनम्रता पूर्वक जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का असली सार है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, वो सरायकेला विधानसभा से अपनी सीट पर तो जीत गए, लेकिन वो भी आदिवासी मतदाताओं के बीच अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुए। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने बड़ी जीत हासिल कर ये पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन अब हेमंत सोरेन और उनके गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि उन्होंने चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, उसे किस तरह से और कब तक जमीन पर उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। कुल 9 सीटों पर हुए मतदान में बीजेपी ने 6 और उसके सहयोगी आरएलडी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी की साइकिल 2 सीटों पर ही चल सकी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा को शानदार जीत हासिल हुई है। भाजपा व उसके सहयोगी आरएलडी ने 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली अखिलेश यादव की साइकिल मात्र 2 सीटों पर ही चल सकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 सीटों में गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी, मंझावा पर उपचुनाव हुए। यदि सीटवार बात की जाए तो गाजियाबाद विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा ने जीत का परचम लहराकर समाजवादी पार्टी के सिंह राज जाटव को 69,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। मीरापुर विधानसभा सीट पर एनडीए सहयोगी पार्टी आरएलडी के उम्मीदवार मिथिलेश पाल ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबुल राणा को हराया। प्रदेश की मुस्लिम बहुल कुंदरकी विधानसभा सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को मात देने में कामयाबी पाई है। खैर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर ने सपा उम्मीदवार चारू कैन को 38,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सपा का गढ़ कही जाने वाली यूपी की करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह के दामाद और सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने भाजपा के अनुजेश प्रताप सिंह को 14,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को 8,000 से ज्यादा मतों से मात दी। जबकि फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार दीपक पटेल ने जीत का परचम लहराया। तो वहीं कटहरी सीट भी भाजपा के धर्मराज निषाद के खाते में गई।
मझवा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य ने जीत हासिल की है। भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में मिली ये जीत इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 37 लोकसभा सीटों पर जीत के बाद भाजपा के घट रहे जनाधार के कयासों पर विराम लगाती है। भाजपा ने एक बार फिर सिद्ध करने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश की जनता का उस पर विश्वास कायम है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ आज देश के 15 राज्यों की 48 विधानसभा के लिए हुए उपचुनावों के परिणाम भी घोषित किए गए हैं और इसके साथ ही लोकसभा सीटों केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ के भी परिणाम सामने आ गए हैं। देश भर के लोगों ने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर अपना जनमत सुनाया है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 2 लोकसभा और 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के भी परिणाम घोषित किए गए। सबसे पहले यदि लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए तो केरल के वायनाड से कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने करीब 4 लाख वोटों से जीत हासिल की। वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुशी जताई। It's a testament to the fact that my brother worked hard there and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. Just was happy getting the love of the people. 15 राज्यों की विधानसभा उपचुनाव के तहत उत्तराखंड की एकमात्र विधानसभा सीट केदारनाथ पर भाजपा की आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की। वहीं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी ने एक-एक सीट पर सफलता हासिल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सभी पर कब्जा कर लिया। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 2, जेडीयू और हम ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की। सिक्किम विधानसभा की दोनों सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम के खाते में गई। असम विधानसभा की 5 सीटों में से बीजेपी ने 3, एजीपी और यूपीपीएल ने एक-एक सीटों पर जीत दर्ज की। पंजाब विधानसभा की 4 सीटों में से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 3, जबकि 1 पर कांग्रेस को सफलता मिली। गुजरात की एकमात्र सीट बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को एक-एक सीट मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा की एकमात्र सीट बीजेपी के खाते में गई। केरल विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में 1 पर कांग्रेस और 1 पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को सफलता मिली। कर्नाटक विधानसभा की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली। वहीं मेघालय विधानसभा की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी को सफलता मिली। बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उपचुनाव बिहार की जनता का जनादेश है। 2025 का ये झलक है। एनडीए गठबंधन मोदी नीतीश की सरकार बिहार के जनता के विश्वास पर खरा उतरा है। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राज्यों की विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में अधिकतर जगहों पर जनता ने सत्तारूढ़ दल को ही समर्थन दिया है, लेकिन कई जगह लोगों का रुझान विपक्ष की ओर भी देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम ने महायुति को महाविजय हासिल हुई है। भाजपा समेत सहयोगी दलों में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। महायुति खेमे में खुशी की लहर। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल। जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने सब कुछ बदल दिया है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, खुशी से नाच रहे हैं। भाजपा खेमा भी चुनाव नतीजों से गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे एनडीए के हर कार्यकर्ता पर गर्व है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है।
उन्होंने कड़ी मेहनत की, लोगों के बीच गए और हमारे सुशासन के एजेंडे पर विस्तार से बात की। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की विभिन्न सीटों पर हुई हार से स्पष्ट है कि जनता एनडीए के सुशासन और विकास के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव, हरियाणा या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनावों में एनडीए की ये जीत स्पष्ट करती है कि देशवासियों का मोदी जी पर अटूट भरोसा है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि इस ऐतिहासिक जनादेश के लिए महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने महाराष्ट्र में भाजपा को जीत की बधाई दी है। महाविकास आघाड़ी को झटका बैठा है। उन्होंने बहुत ही उल्टे सीधे आरोप किए थे, प्रत्यारोप किए थे, गालियां दी थी, उसका उत्तर ही लोगों ने दे दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, इसका एक बहुत सुरेख मिलाप। उद्धव ठाकरे को नकार दिया महाराष्ट्र की जनता, पवार को भी नकार दिया। एनडीए की जो आंधी शुरू हुई थी वो अपने पूरे उरूज पर है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। महाराष्ट्र चुनाव में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम वोटिंग महिलाओं ने बाहर निकल कर किया, अपने घर वालों को करवाया। नरेंद्र मोदी जी ने, देवेंद्र बाबू ने जो महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना है, शौचालय जो बनाए हैं और बहुत सारी जो योजना है जो महिला के लिए बोला है वो करके दिखाया है। ग्रामीण महिलाओं को 1,500 देखा भी नहीं था उन्होंने, और फटाक से इतना पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया है, तो वो बहुत ही प्राउड फील कर रही है। सबकी नजरें अब इस पर लगी हैं कि इस महाविजय के बाद प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों दल एक साथ बैठकर इस पर कोई फैसला लेंगे और वो सभी को स्वीकार्य होगा। शिशिर सेलार, श्यामा मिश्रा, योगेश शीतल के साथ ब्यूरो इनपुट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुशी व्यक्त की है। प्रमोद सावंत ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर साबित कर दिया कि उन्हें महायुति सरकार पर पूरा विश्वास है। राज्य के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच पर अपना मुहर भी लगा दी है। महाराष्ट्र में महायुति या एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है। झारखंड में लोकमत का आधार करते हुए वहाँ पे जो हमें सीट मिले हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र की पूरी जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार दिखा के दे दिए हैं कि इस देश में विजनरी लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना साकार हो सकता है, विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के प्रचंड जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि जनता ने हम लोगों पर फिर से विश्वास जताया है, जिससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये मेजॉरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ये हमको पूरा विश्वास था, पर ये उसके भी आगे जाकर ये जीत मिली है, बहुत ही अभूतपूर्व। और महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये विश्वास से जताया, इससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोगों की अपेक्षा को सिंसियरली पूरा करना होगा। और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये जीत केंद्र और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए बेहतर कार्यों का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महायुति की महाराष्ट्र की सरकार दोनों ने जो सुशासन, अच्छी सरकार दी, विकास से प्रेरित सरकार दी, जनहित के काम किए, उसकी वजह है। महाराष्ट्र में भाजपा नेता पंकजा मुंडे महायुति गठबंधन की जीत पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सत्ता के खिलाफ गलत माहौल बनाने की कोशिश की, जनता ने जिसे नकार दिया। बहुत ही बड़ी जीत है। परसों भी वोटिंग के बाद हम लोग सब मीडिया को बाइट दे रहे थे, तब जो हमने सोचा था उससे भी अद्भुत जीत आज हमें मिली है। हम बहुत बहुत खुश हैं
कि लोगों ने फेक नैरेटिव को धुतकारा है और विकास की राजनीति को स्वीकारा। और वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और एनसीपी, भाजपा, आरपीआई और शिवसेना से बनी गठबंधन महायुति को जनता का स्पष्ट बहुमत मिला है। महायुति की शानदार विजय ये महाराष्ट्र की जनता ने सिद्ध करा के दिखाया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और आरपीआई की जो एक आघाड़ी युति बनी हमारी, ये युति को पूरी तरह से लोगों का स्पष्ट बहुमत मिला है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के परिणाम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने चिरपरिचित अंदाज में विचार व्यक्त किए हैं। झारखंड के परिणाम पर जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी, वहीं महाराष्ट्र के परिणाम पर लिखा कि महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित हैं और इनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जहां भी हार होती है, बस राहुल गांधी का एक ही रटा रटाया लाइन होती है। पिछले दिनों जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई थी, तब भी उनकी एक ही लाइन थी कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव परिणाम पर संपूर्ण एनडीए परिवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बिहार में एनडीए की जीत ने संकेत दे दिया है कि आने वाले 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आए हैं, उसके लिए संपूर्ण एनडीए परिवार, महाराष्ट्र की महायुति, सबों के संपूर्ण नेताओं को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। की जीत ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से बिहार में सरकार बनेगी। और जो नीतीश कुमार जी ने एनडीए को 2025 के चुनाव में 220 सीट का लक्ष्य दिया है, उसको भी पार करेगी। 100% परिणाम आया है, 4 की 4 सीट। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत पर महायुति सरकार को बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नीतियों की जीत बताया। महाराष्ट्र की जनता ने मोदी जी के मार्गदर्शन में समृद्धि एवं सुशासन पर आशीर्वाद दिया है। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विजय के लिए भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को पूरे हरियाणा की ओर से बहुत बहुत बधाई, साथ ही महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन मैं देता हूं, क्योंकि इस ऐतिहासिक जीत में महाराष्ट्र की लोगों ने जो निर्णय दिया है, ऐतिहासिक निर्णय दिया है, नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके जो विकास को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है, इसके लिए सभी महाराष्ट्र के लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक निजी चैनल द्वारा आयोजित साहित्य महोत्सव के 7वें संस्करण साहित्य आज तक को संबोधित किया और इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध साहित्यकार गुलजार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वरिष्ठ लेखकों और उदयमान प्रतिभाओं को उनकी कृतियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में साहित्य जागृति सम्मान भी प्रदान किए गए। आज से लगभग 45 साल पहले बनी मीरा फिल्म के रूप में गुलजार साहब ने हमारे सिनेमा, समाज और साहित्य को एक कलापूर्ण धरोहर सौंपे। ऐसी कृतियों के लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के दृष्टिकोण को समझने वाले संवेदनशील पुरुष हमारे समाज को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज श्रेष्ठ रचना सम्मान प्राप्त करने वाली उषा प्रियंवदा जी कई दशकों से निरंतर साहित्य सेवा करती रही है। वे महिला अनुभूतियों को आधुनिक सोच के साथ व्यक्त करती रही है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे और इस वर्ष ओडिशा पर्व 22 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस पर्व को ओडिया समाज फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रंग बिरंगे सांस्कृतिक रूपों को प्रदर्शित करते हुए ओडिशा की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा है। नई दिल्ली में ओडिशा पर्व 2024 का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 22 से 24 नवंबर तक ओडिशा पर्व का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ओडिया समाज फाउंडेशन द्वारा पर्व का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में ओडिशा की पारंपरिक और सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी की 91वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में एनसीडीसी की अहम भूमिका है। उन्होंने एनडीडीबी और एनसीडीसी के सहयोग से पूर्वोत्तर के राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को प्रोत्साहन देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सहकारी समितियों को एकीकृत करने के बारे में भी यहां पर बात की। और इफ्फी 2024 के मंच पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जलवा जारी है। 2024 में तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म हनुमान की इफ्फी में स्क्रीनिंग हुई। डीडी न्यूज टीम ने अभिनेता तेजा सजा से खास मुलाकात की और हमारे साथ हैं साक्षात हनुमान इस वक्त। नमस्कार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए आप। बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपने देखी, लेकिन जिस तरह का प्यार यहाँ मिल रहा है, आपकी फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं इफ्फी के मंच पर? It's a proud moment. It's an honor to be here in IFFI Goa today, showcasing our film to global audience across India and across the globe is a happy moment for us. I hope we come here more often with great films from Telugu film industry. किस तरह से आपका अनुभव रहा? क्योंकि तेलुगु सिनेमा की बात होती है तो क्षेत्रीय सिनेमा की बात होती है, रीजनल सिनेमा की हम बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से रीजनल सिनेमा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रहा है और हनुमान हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, क्या उसकी उम्मीद थी? We've always expected Hanuman to be this big man, but I don't believe in this regional cinema anymore because audience across the country are ready to watch any film if we deliver right. So I think it's only one India, one cinema, Indian cinema. बिल्कुल भारतीय सिनेमा है और आज जिस तरह से दोबारा स्क्रीन की जा रही है, कुछ ऐसा आपको रहा कि सबसे मुश्किल क्या रहा? उसमें याद आता है आपको फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म 2-3 बार देखी है और उसमें सब कुछ था। उसमें आपका VFX है, उसमें आपका कॉमेडी है, एक्शन है, आपके अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले। तो किस तरह से कुछ यादें हैं उस फिल्म की कि लगातार वो फिल्म पसंद, लगातार वो हिट हो ही जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा भी और बॉक्स ऑफिस पर भी? The difficult part was promoting the film. It was a very strenuous process. We've released the film in 5 languages and it was the first time for me or for the director or for the production house doing something so big. So all that was needed was belief. And that is a very difficult thing to convince everybody that we are going to do it. So that was the difficult thing. Making the film was not difficult for us. We enjoyed the process. Even if it was difficult, we enjoyed thoroughly throughout the making. But the difficult part was making everybody, convincing everybody that we can deliver something really big. Yeah. ज़ॉम्बी रेडी से हनुमान और हनुमान से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच तक किस तरह से देख रहे हैं अपनी इस जर्नी को? It's fantastic, ma'am. I've never imagined to be here. I've actually started my journey when I was 2.5 years old as a child actor. I've never planned anything. But I've always done my work sincerely. I think that has brought me until here. Yeah. डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक इफ्फी 2024 पर सितारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेजा सज्जा एक ऐसा किरदार, एक ऐसा स्टार जो आज इफ्फी 2024 के मंच पर आकर अपनी फिल्म को मिल रहे प्यार से वाकई बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा।
और वहीं फिल्म निर्माण के लिए आज भारत बन रहा है सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन। फिल्म बाजार के 18वें संस्करण में विभिन्न राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं जो देश दुनिया से फिल्मकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो या फिर परमिशंस की बात हो या फिर ब्यूटीफुल लोकेल्स की बात हो, हमारे देश के हर राज्य की अपनी एक खूबी है, नैसर्गिक सुंदरता है, जिसके लिए आज विश्व भर से फिल्मकार पहुंच रहे हैं भारत। फिल्मों को लेकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और इस वर्ष हमने जून से लगभग 47 फिल्मों को 17 करोड़ 60 लाख रुपए बांट चुके हैं और अभी आगे प्रक्रिया चल रही है इसके लिए, फिल्म निर्माताओं को देने के लिए। न केवल राष्ट्रीय बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी आमंत्रित करना चाहते हैं ताकि वो मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश की सुविधाओं के अकॉर्डिंग लाभ लें और मध्य प्रदेश का जो डिफरेंट हमारी लोकेशंस हैं, अलग अलग तरह की हमारे पास विविध लोकेशन, चाहे हेरिटेज के बारे में बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें, चाहे आप स्मॉल टाउन की लोकेशंस की बात करें, सब मध्य प्रदेश में अवेलेबल हैं। तो मध्य प्रदेश की सुविधाओं की वजह से हम सारे निर्माताओं को आकर्षित करते हैं और उनको मध्य प्रदेश में आमंत्रित करते हैं। फिल्म बाजार का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लोग यहाँ आए हुए हैं फिल्म मेकर, जिससे कि हम अपनी फैसिलिटी उन तक पहुँचा पाए और उनसे भी इंटरेक्शन ले पाए। बात हो कहानियों की या फिर टेक्नोलॉजी की, आज भारत बन चुका है वन स्टॉप डेस्टिनेशन उन तमाम फिल्मकारों के लिए जो अपनी फिल्म को शूट करना चाहते हैं इंडिया में। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। और वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनी 76वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा सचिव ने कहा कि एनसीसी कैडेटों की संख्या जल्द ही 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी देश का प्रतिष्ठित युवा संगठन अपनी गौरवपूर्ण 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गौरवशाली मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल पर एनसीसी की ओर से पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को एनसीसी के तीनों स्कंधों के कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेटों की संख्या जल्द ही 17 लाख से बढ़कर 20 लाख की जाएगी। ये विस्तार ज्यादातर सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में किया जाएगा। एनसीसी के कैडेट्स हैं हमारे, हम 17 लाख कैडेट्स थे, उनको 20 लाख तक हम ले जा रहे हैं। वो एक्सपेंशन खास करके बॉर्डर एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ में हम कर रहे हैं और वो राष्ट्र के हर नए इनिशिएटिव में, अफॉरेस्टेशन हो या क्लीनलीनेस स्वच्छता कैंपेन हो या कोई भी एक पेड़ माँ के नाम जैसी स्कीम्स हों, इन सब में ब्लड डोनेशन कैंप आज एक बहुत बृहद तरीके से मनाया जाएगा। तो इन सारे नेशन बिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन, डिज़ास्टर रिलीफ में, इन सब में हमारे एनसीसी कैडेट्स बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही जुनून के साथ भाग लेते हैं। इस मौके पर दिल्ली निदेशालय के कैडेट्स ने बैंड के जरिए देशभक्ति की धुनें सुनाकर एक अलग ही समा बांधा। एनसीसी युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और असीम देशभक्ति जैसे मूल सिद्धांतों के साथ प्रशिक्षित करने की संगठन की विरासत में महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। फिलहाल देश भर में एनसीसी में 17 लाख से ज्यादा कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें कैडेट सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ रोमांचकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीसी को
दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। गौरतलब है कि इस साल एनसीसी के उन 20 पूर्व कैडेट्स को भी विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने भारतीय सेना में रहकर देश की रक्षा के खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। एनसीसी न केवल कैडेटों के व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि एनसीसी कैडेट राष्ट्र निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के संगीत नाटक एकेडमी में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए हरिशंकर रवि को वर्ष 2022 के बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से नवाजा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हरिशंकर रवि पिछले कई सालों से नाट्य निर्देशन के जरिए रंगकर्म के विकास में सक्रिय हैं। एनएसडी दिल्ली से ग्रेजुएट होने के बाद से ही हरिशंकर रवि अपनी नाट्य संस्थान नया रंग के माध्यम से युवा कलाकारों को रंगकर्म से जोड़कर उनकी जिंदगी संवार रहे हैं। पर्थ टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। मुकाबले के दूसरे दिन भारत ने दिन का खेल खत्म होने पर अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 172 रन बना लिए हैं। इस तरह टीम ने 218 की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय ओपनर्स केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल चट्टान की तरह से डटे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल 90 तो केएल राहुल 62 रन बनाकर नाबाद हैं। आज दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया और अपने अर्धशतक पूरे किए। इससे पहले दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 जबकि हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाले। वहीं मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने 26 रनों की पारी खेली। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत को ऐतिहासिक बताया है। उनके मुताबिक टीम का लक्ष्य एशियन गेम्स में सफलता को हासिल करना है। दिलीप तिर्की ने कहा है कि नए कोच और नई कप्तानी में भारतीय महिला टीम के तेवर को एक नई तेजी दी है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की से बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीता और इस वक्त हमारे साथ हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का ये अनुभव रहा, क्योंकि जिस तरह से मेंस की बात कर लें चाहे वुमेंस की बात कर लें, लगातार हॉकी देश में आगे बढ़ रही है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय महिला हॉकी टीम की तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की विजय के रूप में। लास्ट ईयर चैंपियन ट्रॉफी के बाद हालांकि ये हमारे लिए बैड लक रहा कि हम ओलंपिक क्वालिफाई कर नहीं पाए थे और काफ़ी महीनों के बाद राजगिरी में एशियन चैंपियन ट्रॉफी मैच टीम ने खेली। लेकिन जिस हिसाब से टीम ने खेली, हरिंदर सिंह जो कोच हैं उनके कोचिंग स्टाइल में टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और क्योंकि कई सारे खिलाड़ी नए खिलाड़ी को शामिल किया गया था, कई सारे खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी रेस्ट में थे और सो उसके हिसाब से जो भी यंग खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से शानदार परफॉर्मेंस रहा। किस तरह की तैयारी का दौर जो है वो अब देखने को मिलेगा सामने? एशियन गेम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, महिलाओं के लिए और हम कोच जो हरिंदर सिंह हैं उनसे हम उनका सलाह ले रहे हैं। उनका ईयरली का शेड्यूल प्रोग्राम रह रहे हैं, एक्सपोजर टूर, कोचिंग प्रोग्राम और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ में जो भी ज़रूरत है उनके लिए सब मुहैया करने की कोशिश करेंगे। हमने अपनी को मेज़बानी के लिए दावा भी कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं 2036 की ओलंपिक की, तो उसके लिए क्या कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं और कितना मजबूत है हमारा ये दावा, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जिस हिसाब से गवर्नमेंट 2036 ओलंपिक्स के लिए बिडिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली जा रहे हैं और मेरे ख्याल से सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट सोच रहा है जिस हिसाब से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्लानिंग है, यहाँ पे ओलंपिक्स होने से काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी एक ओलंपिक्स मूवमेंट का एक दौर शुरू हो जाएगा। जितने भी युवाएं हैं उसमें नए उत्साह पैदा हो जाएगा। स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स का जो एनवायरनमेंट और आगे बढ़ जाएगी।
चलिए आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2036 की जो ओलंपिक की मेज़बानी है वो दावा बेहद मजबूत है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक ओलंपिक जो पूरा मूड है, जो मिशन है, वो अभी से देश में कहीं ना कहीं उसको जगाना होगा, ताकि ये भावना जो है वो 2036 तक न केवल हमें मेज़बानी मिले बल्कि इस मेज़बानी में हम चैंपियन के तौर पर भी सामने आए। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अल्बानिया में 20 से 23 नवंबर तक आयोजित विश्व सैन्य खेलों में भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। रितिका रोहतक के सीआर स्टेडियम की ट्रेनी है और उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद रोहतक में जश्न का माहौल है। रितिका ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और उन्होंने ओलंपिक में चुनौती भी पेश की थी, हालांकि वो पदक नहीं जीत पाई थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।